इस टाइप की एप्लीकेशंस को जब आप गूगल वगैरह करते हैं तो इस टाइप के एप्लीकेशन को हम क्रड एप्लीकेशन कहते हैं, है ना। जो अभी आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसकी कैटेगरी क्या है? नॉर्मली हम क्या बोल रहे हैं कि हमने डेटाबेस कनेक्टिविटी को सीखा, जेडीबीसी कैसे हैंडल होता है जावा में डेटाबेस कनेक्टिविटी। लेकिन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो हमने कौन सी एप्लीकेशन बनाई है? क्रड एप्लीकेशन। इसका मीनिंग बेसिकली क्या है? ये जो सी है, सी का मतलब यहाँ पे क्या है? क्रिएट है ना। ये फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है कि आपके प्रोजेक्ट की कैटेगरी क्या थी, तो प्रोजेक्ट की कैटेगरी ध्यान रखिएगा। मेरी वॉइस आ रही है ना रूबी? आपको आ रही है क्या? वॉइस क्लियर नहीं है क्या? ओके, तो ये मैं आपको बता रहा था, आपने जो ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, इस प्रोजेक्ट की जो कैटेगरी है वो बेसिकली क्या है? हमारी क्रड एप्लीकेशन। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारी वेबसाइट में फ्रीलांसिंग का काम होता है। अगर आप थोड़ा सा भी काम सीख जाते हैं, वैसे भी मैं क्लास में बता चुका हूँ, अगर आप थोड़ा सा भी काम सीख जाते हैं तो नेट पे ही आपको बैठे बैठे काम करना है और नेट पे ही आपको बैठे बैठे आपका अमाउंट आना है। कहीं भी घर से आ, जाने की जरूरत जो भी नहीं भी है वैसे है। तो ये क्या हमारा क्रिएट है, मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को पता होगा। आर जो है वो क्या है? रीड है। यू जो है वो मेरा अपडेट है और डी जो है मेरा डिलीट है। तो बेसिकली हमने क्रड एप्लीकेशन बनाई है इसकी कैटेगरी। तो कभी नेट पे आप कोई प्रोजेक्ट सर्च करते हैं और उसमें लिखा होता है कि प्रोजेक्ट जो डेवलप करना है वो क्रड एप्लीकेशन कैटेगरी का है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि डेटाबेस में क्रिएट, डेटाबेस से रीड, डेटाबेस में अपडेट या डेटाबेस में डिलीट। तो इस टाइप की एप्लीकेशंस को, जैसे कि मैं आपको बताऊं, अभी आप फ्रीलांसिंग की बहुत सारी वेबसाइट गूगल करिए, है ना। जैसे toptal.com है ना, उसमें हमने अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। उसमें फ्रीलांसिंग के बहुत सारे छोटे छोटे काम आते हैं। ये बनाना है, वेब पेज बनाना है, डिजाइनिंग करनी है, डेटाबेस बनाना है, बहुत सारे काम है। वो सब आप अपने घर में उसका रजिस्ट्रेशन करके और उसमें आप अपना भी प्रोजेक्ट जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसको बना सकते हैं। चलिए, तो ये हमारा एक डेटाबेस का प्रोजेक्ट हो गया। मेरे ख्याल से सभी का इतना बन गया होगा, कंप्लीट हो गया होगा सभी लोगों का। अब हमको डेटाबेस का, इसी क्रड एप्लीकेशन का एक क्या बनाना है? बड़ा प्रोजेक्ट। लेकिन अब बड़ा जो प्रोजेक्ट होगा हमारी उसकी कैटेगरी क्या होगी? वेब एप्लीकेशन होगी। तो बड़े जो प्रोजेक्ट है उसकी हमारी कैटेगरी क्या होगी? वेब एप्लीकेशन होगी। सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या करने वाले हम? वेब एप्लीकेशन। तो इस जो आपने डेस्कटॉप लेवल पे प्रोजेक्ट बनाना सीखा है, इसी प्रोजेक्ट को डेटाबेस या इसी क्रड एप्लीकेशन को अब आप वेब में कैसे बनाएंगे? तो वेब के लिए आपको बहुत कुछ पहले समझना है। वेब के लिए देखिए क्या समझना है। जो वेब है आपका, उसमें वेब डिजाइनिंग एक अलग पैटर्न है। वेब डिजाइनिंग एक अलग पैटर्न है वेब में, ध्यान से समझिएगा। वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन क्या करने वाले हैं समझ में आ गया आपको? हमने जो ये क्रड एप्लीकेशन बनाई है ये हमारी एप्लीकेशन डेस्कटॉप बेस्ड है। अब वो एप्लीकेशन कैसा बनाना है हमको? वेब बेस्ड बनाना है। तो वेब बेस्ड बनाने के लिए हमको क्या क्या करना है देखिएगा। तो वेब एप्लीकेशन का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है वेब डिजाइन, और जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है वेब डेवलपमेंट। जब वेब डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं तो आपसे क्या क्या बनना चाहिए? HTML आना चाहिए, CSS आना चाहिए, जावा स्क्रिप्ट आना चाहिए। डिटेल में तो नहीं लेकिन आना जरूर चाहिए। जावा स्क्रिप्ट आना चाहिए, HTML है, CSS है, जावा स्क्रिप्ट है। ये सारे आपके किसके लिए? वेब डिजाइनिंग के। तो और वेब डेवलपमेंट के लिए हम क्या यूज करेंगे? अब जावा में JSP या फिर क्या यूज करेंगे? सर्वलेट।
तो सुनिएगा, जैसे मैं किसी कंपनी के लिए कोई वेबसाइट बना रहा हूँ, तो पेज में क्या कंटेंट होंगे ये HTML डिसाइड करेगा। वो कंटेंट दिखेंगे कैसे, मतलब उनका कलर, फॉन्ट, अपीयरेंस, ये CSS डिसाइड करेगा। फिर क्लाइंट साइड पे हमको ये चाहिए कि वो ईमेल ब्लैंक ना करे, ठीक है, मोबाइल नंबर ब्लैंक ना हो या इसमें कुछ फॉर्मेट। तो क्लाइंट साइड पे नॉर्मल वैलिडेशन लगाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट। ये आपको आना ही चाहिए। लेकिन जैसे उसने रोल नंबर एंटर किया और उसका रिजल्ट आ जाए, तो जब वो रोल नंबर एंटर करेगा तो रिजल्ट तो डेटाबेस में सेव है, तो उस रोल नंबर को सर्च वो करेगा डेटाबेस में, और डेटाबेस से रिकॉर्ड को निकाल कर आपको दिखाएगा। तब तो हमको कोडिंग किसकी चाहिए, जावा की। तो अब यहाँ पे जो जावा का कोड है, उसके लिए कोड वही है जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, कोड सब कुछ वही है, लेकिन उसके लिए अब हम क्या बोलने वाले हैं, इसको JSP या सर्वलेट। ठीक है, यहाँ JSP का जो फुल फॉर्म है ना, ध्यान रखिएगा, जो JSP का फुल फॉर्म है, बहुत से लोगों को पता होगा, जावा सर्वर पेज। तो सर्वर पेज क्यों है, ये थोड़ा डिसाइड कीजिए। ऐसा कोड जो सर्वर पे एग्जीक्यूट होगा, ऐसा कोड जो सर्वर पे एग्जीक्यूट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सर्वर साइड कोडिंग, या बोल रहे हैं जावा सर्वर पेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोडिंग दो साइड जगह लिख सकते हैं। जो कोड हमको क्लाइंट के मशीन पे एग्जीक्यूट कराना है, तो वो किसमें हो जाएगा, हमारा जावास्क्रिप्ट में। लेकिन जो भी हम वेब डिजाइनिंग में लिखेंगे, वो सारा कोड यूजर को या किसी को भी व्यू हो सकता है। लेकिन जो सर्वर साइड का कोड होगा, अब बिल्कुल ऐसा समझिए कि आपने लॉगिन में यूजर नेम पासवर्ड डाला और लॉगिन पे एंटर किया। अब आपको नहीं दिख रहा क्या हो रहा है, आपको सिर्फ ये दिख रहा है कि एक प्रोग्रेस वर्क कर रहा है। प्रोग्रेस वर्क कर रहा है मतलब आपका यूजर नेम पासवर्ड को लेकर वो कहां पे जाएगा, सर्वर पे। अगर यूजर नेम पासवर्ड सही है, तो सर्वर से उसको क्लाइंट को इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि उसको होम पेज पे रीडायरेक्ट कर दो। तो ऐसा कोड जो सिक्योर है, ऐसा कोड जो हम यूजर को नहीं दिखा सकते, ऐसा कोड जो हमारी मशीन पे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, वो कोड सर्वर पे एग्जीक्यूट होगा। और सर्वर पे एग्जीक्यूट करने के लिए कोड हम जावा में ही लिखेंगे, जो अभी तक हमने पढ़ा है। बस उसको एक नई टेक्नोलॉजी बोलने वाले हैं, JSP, जावा सर्वर पेज। JSP, जावा सर्वर पेज। और क्या बोलने वाले हैं, सर्वर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या चीज है, ये हम प्रोजेक्ट के साथ साथ बनाते भी चलेंगे और सीखते भी चलेंगे, JSP या सर्वर। पहले तो और ये देख लें कि हमारे पास वेब डेवलपमेंट के और कौन कौन से ऑप्शन हैं। अब आपने सुना होगा कि लोग PHP से वेबसाइट बनाते हैं, मेरे ख्याल सबने सुना होगा। ASP.NET से वेबसाइट बनाते हैं, जावा से बनाते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं आज की डेट में, जिनसे हम अपने प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो सर्वर साइड कोडिंग, जो कोड सर्वर पे, ये ध्यान रखिएगा, मैं वेबसाइट PHP में बनाऊं तो भी मेरी वेब डिजाइनिंग सेम रहेगी। मैं वेबसाइट ASP.NET बनाऊं तो भी वेब डिजाइनिंग सेम रहेगी। मैं वेबसाइट जावा में बनाऊं तो भी मेरी वेब डिजाइनिंग सेम रहेगी। क्योंकि वेब डिजाइनिंग एक अलग कोर्स, एक अलग चीज होती है जिसमें हमसे वेब को डिजाइन करना सीखते हैं। और जब उस पेज को डायनेमिक बनाना हो, तो हमको क्या लगता है, वेब डेवलपमेंट। डायनेमिक का मतलब समझ गए होंगे कि जिसका जो रोल नंबर में एंटर करूं सिर्फ उसी का रिजल्ट आए। तो डायनेमिक बनाना मतलब कोड लिखना पड़ेगा कि जो रोल नंबर है उसी का रिजल्ट आए। तो आप अपनी वेबसाइट की डिजाइनिंग, तो डिजाइनिंग एक अलग पार्ट होता है, डेवलपमेंट एक अलग पार्ट होता है। तो हम यहाँ पे जावा का डेवलपमेंट मतलब वेब डेवलपमेंट है। इसके अलावा जो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, तो कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है, सबने सुना है। एक कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, PHP। और क्या सुना है सबने, PHP के अलावा ASP.NET, मतलब इसको हम C# भी बोलते हैं। और बताइए और क्या सुना है, कोई बता सकता है उसमें डेवलपमेंट में कौन कौन सी लैंग्वेजेस सुनी है। PHP है, JSP है, ASP है। ये 3 वर्ल्ड फेमस लैंग्वेज है, 3 वर्ल्ड फेमस लैंग्वेज। अब आपने ये सुना होगा आज की डेट में जावा स्क्रिप्ट का रोल, जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, जावा स्क्रिप्ट का रोल अचानक से बहुत बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, तो जावा स्क्रिप्ट जो थी वो पहले सिर्फ क्लाइंट साइड इंटरेक्शन के लिए होती थी। क्लाइंट साइड का मतलब ये है कि मैंने एक लॉगिन, अभी ये सब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आप बहुत जल्दी आ जाएगा। क्लाइंट साइड इंटरेक्शन का मतलब ये है कि मैंने एक लॉगिन का पेज बनाया
और क्लाइंट यूजर नेम पासवर्ड अगर नहीं एंटर करता है, डायरेक्ट लॉगिन करता है, तो क्लाइंट की मशीन पे ही चेक कर ले कि यूजर नेम ब्लैंक है और क्लाइंट की मशीन पे क्या दे दे, एरर दे दे, उसको सर्वर तक आने की जरूरत नहीं है, उसको सर्वर तक आने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज की डेट में जावास्क्रिप्ट क्या हो गई, बहुत एडवांस हो गई, जावास्क्रिप्ट बहुत डायनेमिक हो गई। अब जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड के लिए भी हो जाती है और अब जावास्क्रिप्ट सर्वर साइड के लिए भी हो जाती है। तो बहुत तेजी से वेब में चेंजेस है। आपने सुना होगा ASP.NET C#, इसका मार्केट 2002 से लेकर 2009 तक बहुत जबरदस्त था माइक्रोसॉफ्ट का, लेकिन मार्केट से अब ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। PHP का मार्केट भी पिछले 2 साल में बहुत गिरा है, PHP का मार्केट। तो फिर मार्केट कैसे, जावा का तो खैर एवरग्रीन मार्केट है। आपको ये बता दूं, जावा का मेन जो है वो सिक्योर है। तो जितनी भी ऑनलाइन बैंकिंग की वेबसाइट है, जितनी भी ऑनलाइन बैंकिंग की वेबसाइट है, वो सारी वेबसाइट जो है वो जावा पे डिजाइन है, क्योंकि सिक्योरिटी चाहिए, सेशन चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। तो और क्या नए फीचर आ गए, तो और नया फीचर जो अब आपके पास आ गया है वो आ गया है, सुना है आप लोगों ने, Node.js। बहुत से लोगों ने सुना होगा Node.js। देखिए आगे क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, JS मतलब जावास्क्रिप्ट, Node.js। तो Node.js की खास बात यह है कि वो क्लाइंट से भी इंटरेक्शन कर लेता है, और Node.js की खास बात है कि वो सर्वर से भी इंटरेक्शन कर लेता है। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता तो रहे कि मार्केट में वेब डेवलपमेंट के टूल्स कौन कौन से हैं। क्यों क्यों ये पता होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में जो प्रोजेक्ट बनेगा, या तो वो वेब एप्लीकेशन बनेगा या तो वो मोबाइल एप्लीकेशन बनेगा। और इसके साथ क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, एंगुलर.js। तो आपने सुना होगा एंगुलर जावास्क्रिप्ट, तो एंगुलर.js है, Node.js है, जिसमें से एंगुलर जो है वो गूगल का पार्ट है ना, एंगुलर। और Node.js जो है वो एक ओपन सोर्स कोड है। तो Node.js एक आ गया जिसमें आप क्या कर सकते हैं, क्लाइंट से भी इंटरेक्शन कर सकते हैं, सर्वर से भी कर सकते हैं। तो जब आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत मार्केट Node.js का है, बहुत बड़ा मार्केट एंगुलर का है, बहुत PHP का है, और बहुत बड़ा मार्केट जावा का है। आप किसी से भी वेबसाइट बनाएं, ये जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट है बेसिक, ये आपकी कॉमन रहेगी। तो अब हमको क्या बना के सीखना है, एक और CRUD एप्लीकेशन बनानी है, लेकिन वेब बेस्ड में। तो मैं चाहता हूं कि सब लोग इसमें काम करें, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, जिसमें आपको, और मैं एक और थोड़ा बताना चाहता हूँ, मतलब डराना नहीं, बताना चाहता हूँ कि इसमें जब हम वेब एप्लीकेशन में काम करते हैं तो हमारे मल्टीपल टूल्स यूज होते हैं। अभी तक आपके पास एक चीज थी कि आपको जो भी लिखना है वो जावा में ही लिखना है, अब बात खत्म हो गई। लेकिन अब ऐसा नहीं है, एक चीज यहाँ से आ रही है, एक चीज यहाँ से आ रही है, एक चीज यहाँ से आ रही है, एक चीज आ रही है, कट कॉपी पेस्ट बहुत इंटेलिजेंट तरीके से हमको करना है। तो सबसे पहले हम बेसिक एकदम स्टार्ट करते हैं कि आपको HTML कितना आता है, और दूसरा हमको ये चाहिए कि अब हमारा ये जो इक्लिप्स वर्क स्पेस है, इसमें जो हम नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, इक्लिप्स में जो हम नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, ये जो प्रोजेक्ट था ये सिर्फ जावा स्टैंडर्ड एडिशन के लिए था, इसमें जावा एंटरप्राइज एडिशन नहीं है। नहीं अंकुर, सारी लैंग्वेज सीखनी नहीं पड़ेगी, है ना, आप ये ध्यान रखिएगा अंकुर, सारी लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं सीखनी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप एक और चीज समझ लिए सभी लोग कि जब कंपनी में एक, अभी हम क्या बना रहे हैं, पूरा प्रोजेक्ट हम ही बनाते हैं, ए से लेके जेड तक हम बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप कंपनी में पहुंचेंगे ना, जब आप कंपनी में पहुंचेंगे तो आप एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का एक बहुत छोटा सा पार्ट रहेंगे। जैसे सपोज आपका डेजिग्नेशन है वेब पेज डिजाइनर, तो आपका काम सिर्फ HTML से और CSS से, इसके अलावा किसी से मतलब। तो टेस्टिंग वाला बंदा अलग है, डेवलपमेंट वाला बंदा अलग है, डायनेमिक वाला बंदा अलग है, रिपोर्ट जनरेटर वाला बंदा अलग है। ऐसे 25 से लेकर 50 लोगों की टीम एक सिंगल वेब एप्लीकेशन में काम कर रही है। तो ये सब तो मैं आपको ऑप्शंस बता रहा था क्या है। आपसे अगर सिर्फ जावा का ही बन गया, क्योंकि सबसे महंगा जो डेवलपमेंट है इन सब में, सबसे महंगा जो डेवलपमेंट है कंपनी का, वो सिर्फ किसका है, जावा का है। सिक्योरिटी और वो सब चीजें, है ना, और बहुत सारे जावा में। अब J2SE में तो सिर्फ उतना ही था जितना जावा ने दिया था। जब हम J2EE की बात करते हैं, इंटरप्राइज एडिशन की बात करते हैं, तो हमको बहुत सारे ओपन सोर्स कोड सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। तो ओपन सोर्स कोड बहुत सारे जावा के लिए मिल जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमको
इजी हो जाती है कि आपको करने के लिए। तो वेब डिफिकल्ट नहीं है लेकिन लेंदी है। हाँ, अगर आपको नोड जेएस आता है, एंगुलर जेएस आता है तो ये प्लस पॉइंट है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपको इसी कोर्स के साथ, आप सब सीखने आए, मेरे पास जावा है लेकिन मैं आपको डेटाबेस भी बता रहा हूँ, इसमें आपको एचटीएमएल भी बता रहा हूँ, सीएसएस भी बता रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट बता रहा हूँ, और मैं आपको नोड जेएस भी बता दूंगा, है ना। मतलब जिनका भी इंटरेस्ट है, और बहुत अच्छी अच्छी चीज, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। आप बोलोगे एसपी डॉट नेट तो वही बता दूंगा, लेकिन अब वो सीखने का मतलब नहीं है, ना तो एसपी डॉट नेट ना पीएचपी। हाँ, नोड जेएस तो आना ही चाहिए, ये मेरे को लगता है कि आना चाहिए नोड जेएस। ठीक है, एंगुलर भी आता है तो एक प्लस पॉइंट है। तो ये मैं आपको अलग इसी के कोर्स के साथ ही बता दूंगा, क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है। आप भी ऑनलाइन पे बैठे हैं, हम भी ऑनलाइन पे हैं। लॉकडाउन कब खुलेगा किसी को नहीं पता। तो अब ये स्टार्ट करते हैं वेब एप्लीकेशन। तो देखिए, वेब एप्लीकेशन की अब ये एडिटर में हमको काम नहीं करना है, कैसे काम करेंगे वो भी देख लीजिए। मैंने इसको क्लोज किया है, और मेरा जो इक्लिप्स का सेटअप था, सेटअप कहाँ चला गया। जस्ट अ सेकंड। मैं एक्चुअली सेटअप को ढूंढ रहा था, मेरा सेटअप कहाँ चला गया, ये ओके। तो आपको इक्लिप्स के सेटअप को दोबारा चलाना है। क्यों चलाना है? क्योंकि ये जो इक्लिप्स आपने अपने मशीन पे लिया है, ये वाला जो इक्लिप्स है, ये इक्लिप्स था जावा स्टैंडर्ड एडिशन की। अब मुझे चाहिए जावा का इंटरप्राइज एडिशन। दो चीजें करनी है। ये मैंने इस पर डबल क्लिक किया, ध्यान से देखिएगा। आपको सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन, बहुत सारी चीजें एक साथ नहीं सीखनी है। सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि आप जो भी वेबसाइट देखते हो, आप देखते हो वो वेबसाइट एच टी टी पी पे आती है। एच टी टी पी फुल फॉर्म नहीं, एच टी टी पी ये बता रहा है कि एक वेबसाइट जो आप एक्सेस कर रहे हो वो एक सर्वर से आ रही है। तो जब तक, तो एक तरीका तो ये कि हम वेब पेज बनाएं, उसको सर्वर पे अपलोड करें, जिसको डोमेन वगैरह हम बोलते हैं, और फिर चेक करें। लेकिन ऐसा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अपने मशीन को ही एक लोकल सर्वर बना देंगे। और अपने मशीन को जब हम लोकल सर्वर बना देंगे, तो हम अपने मशीन पे ही एच टी टी पी पे, उसके लिए नेट की जरूरत नहीं, एच टी टी पी पे लोकल होस्ट पे, बहुत से लोग समझ गए होंगे, एच टी टी पी लोकल होस्ट पे ही हम अपनी पूरी वेबसाइट को कंप्लीटली अपने मशीन पे चेक कर लेंगे। अगर वेबसाइट बिल्कुल सही बन गई है तो उसको हम क्या करेंगे, नेट पे अपलोड कर देंगे। तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि नेट पे अपलोड कैसे करना है, क्योंकि वेबसाइट बनाना नहीं, अगर आपसे किसी क्लाइंट ने बोला बनाना है तो आपको उसको पूरी सर्विस देनी होगी, www.com तक अपलोड करना। तो इसमें आपको क्या लेना है, इक्लिप्स आईडी फॉर एंटरप्राइज जावा डेवलपर। आपको याद होगा जावा की फर्स्ट क्लास में हमने ये लिया था, इक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर। ये कौन सा लिया था, जब हमको जावा का स्टैंडर्ड एडिशन करना था। आज हमको क्या करना है, ये भी ले सकते हैं, नहीं तो एक ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन दिख रहा है मुझे। चलिए फिलहाल तो हम एंटरप्राइज पे लेते हैं, क्योंकि एंटरप्राइज में हमको सब मिल जाएगा। सभी लोग ये लेंगे, एंटरप्राइज जावा डेवलपर। ये जितने भी लाइसेंस एग्रीमेंट आएंगे
इनको आप एक्सेप्ट करते आइए। देखिए एक्चुअली होता क्या है, तृप्ति कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको कॉन्फ़िगर बस देखना पड़ेगा सही है कि नहीं। देखिए वेब आर्किटेक्चर की बात करें, जब भी कोई वेबसाइट एक्सेस करता है तो वो अपने ब्राउजर पे एक्सेस करता है। हम कोई भी वेबसाइट कहाँ एक्सेस करते हैं, ब्राउजर पे। हमने लिखा www.com, कुछ भी लिखा, तो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो बेसिकली कहाँ जाती है, सर्वर पे। तो मैं जिस सर्वर की बात कर रहा हूँ, सर्वर मतलब जहाँ पे आपकी वेबसाइट फिजिकली इंस्टॉल है। सर्वर का मतलब है जो आपकी वेबसाइट की एक कॉपी को मल्टीपल लोगों को सर्व कर रहा है। फिर से सुनिए, सर्वर का मतलब है जहां आपकी वेबसाइट फिजिकली इंस्टॉल्ड है और सर्वर फुल टाइम रेडी है और सर्वर सबको सर्व कर रहा है। तो एक बार एक ने गूगल खोला तो ऐसा तो नहीं कि दूसरे को मना कर देंगे। तो एन नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए हमको एक सॉफ्टवेयर चाहिए। एन नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को साइमल्टेनियसली हैंडल करने के लिए एक सर्वर चाहिए। उस सर्वर को, सर्वर एक कंप्यूटर तो है लेकिन सर्वर का एक सॉफ्टवेयर भी चाहिए, जिसको आपने सुना है अपाची टॉमकैट सर्वर, ग्लासफिश सर्वर, वेबलॉजिक सर्वर, अगर सुना है तो, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम जो वेबसाइट बनाएंगे वो अपाची सर्वर को दे देंगे। अपाची सर्वर क्या एक सॉफ्टवेयर है, तो हम वेबसाइट में एक होम पेज, एक लॉगिन पेज, एक रजिस्ट्रेशन, सब कुछ एक एक बनाएंगे। पर ऐसा कोई जरूरी तो ना कि एक बार में एक ही लॉगिन करेंगे, एक बार में एन लोग लॉगिन करेंगे। तो अपाची सर्वर का काम यह है कि मेरे बनाए हुए एक लॉगिन पेज को एन नंबर ऑफ क्लाइंट्स को साइमल्टेनियसली अवेलेबल कराना और सबकी रिक्वेस्ट को प्रॉपरली हैंडल करना। तो जब कोई क्लाइंट ऐसी रिक्वेस्ट देता है सर्वर के पास, तो सर्वर क्या करता है, उसको रिस्पॉन्स, दो वर्ड याद रखिएगा, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। तो जब मैंने कोई रिक्वेस्ट की सर्वर से, तो सर्वर ने मुझे रिस्पॉन्स किया। क्या रिस्पॉन्स किया, HTML, CSS, इमेजेस एंड जावास्क्रिप्ट। हमारा वेब ब्राउजर जो है वो आज की डेट में इतना कैपेबल है कि वो HTML को इंटरप्रेट करता है, CSS जिनको नहीं पता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, CSS को समझेगा, उसके हिसाब से दिखाएगा, इमेजेस को डिस्प्ले करेगा। और जावास्क्रिप्ट, तो हर जावास्क्रिप्ट को क्लाइंट व्यू नहीं कर सकता। पहले ऐसा होता था कि हमने जो भी जावास्क्रिप्ट में लिखा क्लाइंट व्यू कर लेता है। अब हम अलग से .js फाइल बनाएंगे, तो जो .js फाइल हमारी सेपरेटली बनेगी उसको क्लाइंट व्यू नहीं कर सकता है। इसलिए Node.js और क्या आ गए, AngularJS आ गए, कि हर क्लाइंट हर .js फाइल को क्लाइंट व्यू नहीं कर सकता। तो वेब ब्राउजर क्या होता है, रिक्वेस्ट करता है, सर्वर आपका ही करता है। तो अभी हमको दो चीज की जरूरत है, एक तो वेब सर्वर के सॉफ्टवेयर की, जो मैंने अपाची टॉमकैट ग्लासफिश वगैरह बोला, ठीक है, और हमको क्या चाहिए, एक आईडी की। तो आईडी मैंने आपके सामने अभी इंस्टॉल किया, ये इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, 1-2 मिनट और लगेगा। और आप सर्वर का सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करेंगे, तो ये देखिए अपाची टॉमकैट, ये आ जाएगा अपाची टॉमकैट। टॉमकैट में कैट बनी हुई है,
तो यहाँ से हम 64 बिट की, क्योंकि हमारा जो मशीन है वो कौन सा है, 64 बिट का है। या सिंपल जिप भी कर सकते हैं। एक बार मैं देखूं मैंने डाउनलोड करके रखा है क्या। नहीं, डाउनलोड नहीं है। ये डाउनलोड हो रहा है जिप फाइल। आपको इसका सेटअप भी चाहिए। कुछ लोगों को मतलब बोलेंगे जिप डाउनलोड करें फिर अनजिप करें ये करें, तो इसका सेटअप भी मिल जाएगा। सेटअप मतलब नेक्स्ट 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 एंड फिनिश। लेकिन ये 10 वाला आ रहा है। 10 देखिए, अभी हमको 10 नहीं करना चाहिए। उसका रीजन क्या है, देखिए 10 में क्या लिखा है, 10.0 अल्फा। आपने अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी है तो अल्फा बीटा गामा टेस्टिंग पढ़ी होगी, अल्फा टेस्टिंग बीटा टेस्टिंग। तो 10.0 अभी बीटा वर्जन आया है। बीटा मतलब ट्रायल वर्जन। अभी उस पर टेस्टिंग होगी तो उसमें फिर बग भी निकलेंगे, सब कुछ निकलेंगे। तो मैंने गलत डाउनलोड कर लिया। मुझे 10 नहीं डाउनलोड करना चाहिए था, मुझे 9 डाउनलोड करना चाहिए था। क्योंकि 10 क्या है, अभी टेस्टिंग उसमें है, बीटा वर्जन है, ट्रायल वर्जन है ना, और अल्फा टेस्टिंग है। अल्फा के बाद बीटा टेस्टिंग है, गामा टेस्टिंग है, सिस्टम टेस्टिंग है, बहुत सारी टेस्टिंग बाकी। तो मैं 9 को लेता हूँ। सेटअप डायरेक्ट दिया हुआ है। तो देखिए मैंने अपाची टॉमकैट 9.0 डाउनलोड कर रहा हूँ और इक्लिप्स भी इंस्टॉल हो रहा है। चलिए जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है ना, तो दो चीज आपको इंस्टॉल करनी है। एक तो ये इक्लिप्स का एंटरप्राइज जावा एडिशन और अपाची टॉमकैट 9.0 है ना। मैंने 9.0 कौन सा लिया है, विंडोज 64 जिप, क्योंकि मेरा जो मशीन है वो कौन सा है, विंडोज 64 जिप। बाकी ये टार वगैरह SHA MD5 ये सब आप किसी को नहीं लेना है, जो सिंपल दिख रहा है बस वही लेना है।
चलिए नेक्स्ट उस पर आते हैं। तो ये वेब आर्किटेक्चर सबको क्लियर हो जाएगा। क्लाइंट साइड पर क्लाइंट से रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, सर्वर पे, और सर्वर उसको क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। सर्वर क्या क्या रिस्पॉन्स करेगा, HTML CSS इन सब का क्या देगा, कोड देगा। जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो सर्वर क्लाइंट को क्या देता है, इन सब चीजों का कोड देता है। और क्लाइंट हमारा कौन हो गया, वेब ब्राउजर हो गया। यहाँ तक किसी के कोई क्वेश्चन है तो बताइए। मैंने इसमें इसलिए पहले से डाउनलोड इसलिए नहीं करके रखा कि आपको मैं दिखा सकूं डाउनलोड कहाँ से होंगे। जब भी कोई पेज लोड होता है, जैसे इसी पेज का, आपको सबको पता, राइट क्लिक करके अगर आप व्यू पेज सोर्स करेंगे, व्यू पेज सोर्स, तो ये आपको पूरा देखिए, समझ में पढ़ना नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे ये पूरा कोड किसका आ गया, आपका HTML का। जिनको पता है लिस्ट आइटम है, ये पूरा पेज सोर्स आ गया, पैराग्राफ है। ये देखिए, ये बहुत से लोगों ने आपने स्कूल वगैरह में HTML देखा होगा, क्लास में भी कई बार देखा होगा। ये बेसिक HTML लिखा हुआ है, ये सारा बेसिक HTML है। तो बेसिक HTML सीखने के लिए फिर क्या करें, बेसिक HTML सीखने के लिए आपको W3 स्कूल का थोड़ा सपोर्ट लेना होगा। वैसे तो मैं आपको HTML टैग बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगा बताने की, लेकिन आपको भी थोड़ा सा वो करना होगा कि एक बार W3 स्कूल में जितने भी HTML टैग हैं उन सबको एक बार आप क्या करेंगे, व्यू करेंगे। उसको देखने के लिए ऐसे किसी की जरूरत नहीं है। तो आप सबको पता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये HTML आप कई बार पहले भी पढ़ चुके हैं। आपको पता है HTML पेज दो पार्ट में डिवाइड रहता है, बॉडी और हेड में। बॉडी का कलर वगैरह ये सब आपने स्कूल में खेला भी होगा। क्या क्या टैग किए आपने, H1 से लेकर H6 तक, और क्या किया हुआ है, स्पैन टैग, स्टाइल वगैरह। तो मैं ये चाहता हूँ ये सब करने से कि आप एक बार, है ना, सभी लोग, आपको क्या करना है, क्योंकि अब सब नेट पे ही है इसलिए W3 स्कूल का एक बार आप HTML ट्यूटोरियल आप देख लीजिए, क्योंकि उतना डिटेल में नहीं जा पाऊंगा जितना डिटेल में ये W3 स्कूल पे दिया हुआ है। तो मैं आपसे यूज करता रहूंगा, अगर किसी टैग में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जरूर पूछ लेगा। बहुत से बच्चों को मुझे मालूम भी कि HTML बनता भी होगा। HTML होता है वेब पेज डिजाइनिंग के लिए। इसमें ये जितने भी ऑप्शन दिए हैं इसको सीखने के लिए ऐसे किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। मार्कअप लैंग्वेज है, आपको पता है दो पोर्शन है, एक हेड सेक्शन होता है, एक बॉडी सेक्शन होता है। HTML केस सेंसिटिव नहीं होती है, ये कैपिटल में हो सकता है, ये स्मॉल में हो सकता है। अभी तक जो बताया उसमें अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो बताइए। बताइए अभी तक किसी की कोई क्वेश्चंस वगैरह। सबको समझ में आ गया ना, फिर करंट एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन कैसे बनाएंगे। जैसे आपसे ही किसी ने बोल दिया कि यार मेरी शॉप थी, अब मुझे ऑनलाइन डिलीवरी करनी है, ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचने हैं, तो मैं क्या करूँ। पहला ऑप्शन तो ये कि डायरेक्टली वो फ्लिपकार्ट पे जाके सेल कर ले, पर वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो वो उसने बोला मेरी खुद की वेब एप्लीकेशन होनी चाहिए। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया है, तो ये आप सबको क्लियर हो गया कि हम वेब डेवलपमेंट सीखने वाले हैं जावा से। ये रिक्वेस्ट करेगा और ये रिस्पॉन्स करेगा। रिस्पॉन्स करने वाला कौन, सर्वर। HTML के बेसिक टैग आपको पता होना चाहिए। हेड है, टाइटल है, बॉडी है, H1 से लेकर H6 तक की हेडिंग है। और क्या पता होना चाहिए, बोल्ड है, स्ट्रॉन्ग है, टैलिक है, ये सब आपने
कई बार खेले होंगे। पैराग्राफ है। हाँ, स्पैन मैं भी आपको CSS के साथ बता दूंगा। स्पैन, जैसे DIV, DIV एक बहुत इंपॉर्टेंट टैग है। एक एरिया दूसरे एरिया से डिस्टिंग्विश जो होता है वो DIV के बेस पे होता है। DIV मतलब डिवीजन। आपने बोला कि हेडर अलग है, फुटर अलग है, तो ये आपके कहने से नहीं होगा। हमको हेडर के लिए एक अलग DIV बनाना होगा, फुटर के लिए एक अलग DIV बनाना होगा। और अगर हेडर को भी हमने उसके अंदर कैटेगराइज कर दिया तो उसके अंदर और क्या लेने होंगे, DIV। जैसे आप पैनल लेते थे, नॉर्थ पैनल, ये पैनल, वो पैनल, तो पैनल की जगह अब क्या आ जाएगा, DIV आ जाएगा। नहीं अंकुर, HTML और CSS बिल्कुल भी सेम नहीं है। नहीं, HTML ये बताता है कि पेज में कंटेंट कौन से आएंगे। जैसे आपको लिखना है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, तो ये आप कहाँ लिखोगे, HTML पेज पे। और CSS ये बताता है कि जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर आपने HTML पेज पर लिखा है उसको दिखाना कैसे है, प्रेजेंटेशन कैसे है, उसका अपीयरेंस क्या आएगा, व्यू क्या आएगा, फॉन्ट क्या आएगा, कलर क्या आएगा, ये सब। तो डेटा दिखाना कैसे है वो किसका काम है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट का। और डेटा क्या दिखाना है, कंटेंट ऑफ पेज, वो किसका काम है, HTML का। किसी जमाने में ये दोनों चीजें एक साथ एक ही पेज पे होती थी, तो सब बहुत डिफिकल्ट होता था मैनेज करना। अब बहुत इजी हो गया कि हम पहले से बना लें अपना एक टेम्पलेट, यार जितने भी पेज पे हेडिंग आएगी उसका कलर ये होगा, बैकग्राउंड ऐसा होगा। नहीं, कलर्स HTML में होता था, अब ये एक हिस्ट्री बन गई है ना। मेरी बात को समझना। आपको ये पता है कि HTML के टैग कौन बनाता है? तो आपको मैं बता दूं, W3C एक सोसाइटी है जो HTML के टैग बनाती भी है और रिमूव भी करती है। तो HTML का टैग बनाने वाली कंपनी कौन है, W3C। लेकिन उस टैग को इंप्लीमेंट करने वाला कौन है, गूगल क्रोम, मोजिला वेब ब्राउजर। तो गूगल क्रोम ने बोला कि HTML वाले ने कलर टैग बनाया, मैं तो यूज ही नहीं करूंगा, मुझे वो कलर टैग वैसा चाहिए ही नहीं। तो बहुत सारे टैग अब क्या हो चुके हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, ये पैराग्राफ में पहले अलाइन लेफ्ट होता था, अब नहीं चलता। अब आपको अगर पैराग्राफ को अलाइन लेफ्ट कराना है तो वो CSS में जाके सब करना होगा, सब कुछ CSS में होगा। अब लेकिन कोई बोले कि नहीं मैं तो यही करूंगा, तो वो यहाँ कर दे, लेकिन हो सकता है क्रोम उस चीज को ना सपोर्ट करे, मोजिला या इंटरनेट एक्सप्लोरर उसको ना सपोर्ट करे। तो HTML के भी अलग अलग स्टैंडर्ड आए। हम जो पढ़ रहे हैं वो HTML5 पढ़ रहे हैं। हम जो पढ़ रहे हैं वो HTML5 पढ़ रहे हैं, और HTML5 में बहुत सारे पुराने टैग, कलर हो गया, फॉन्ट हो गया, ये सब कुछ रिमूव हो गए। वो आपने HTML में फॉन्ट और कलर किया था जब आप स्कूल में थे या बहुत साल पहले थे। ये तो ये डॉक टाइप HTML बताता है, ये जो लिखा हुआ है ये कमेंट है बेसिकली पेज का, ये बता रहा है कि आप कौन सा यूज कर रहे हैं, HTML5। अब अगर इसी का आप कलर उठा के देखेंगे ना, HTML का कलर, तो वो कलर टैग जो आपने पहले पढ़ा था वो अब बिल्कुल भी नहीं है। अब वो ये कलर जब करवाएगा तो आपसे ये दे रहा है ना कलर वगैरह, तो ये सब जो कलर करवाएगा, ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, स्टाइल। स्टाइल का मतलब होता है स्टाइल शीट। तो ये हम HTML पेज के उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं करेंगे। अगर एक कलर एक ही जगह एक ही बार यूज करना है तो HTML पेज पर रख दो। लेकिन हमारी वेबसाइट का 10 पेज बने और सभी में बैकग्राउंड ब्लू है, तो हम हर पेज पे जाके बैकग्राउंड ब्लू नहीं लिखेंगे। हम CSS में एक बार लिख देंगे कि जितनी भी हेडिंग है उनका कलर ब्लू है, तो सब पेज पे अपने आप ही ब्लू हो जाएगा। कल के दिन उसने बोला ब्लू नहीं ग्रीन चाहिए, तो हमको सिर्फ एक जगह जाके चेंजेस करना होगा। इसलिए HTML का एक अलग रोल है और CSS का एक अलग रोल है। अब वो कलर HTML का पार्ट नहीं है, अब वो किसका पार्ट है, स्टाइल शीट का पार्ट है। फॉन्ट भी किस टाइप का पार्ट है, स्टाइल शीट का पार्ट है। तो ये सब मैं भी यूज करूंगा। मैं चाह रहा था कि एक बार आप देखिए, W3C बताने का रीजन ये था, जैसे H1 दिया है, पैराग्राफ दिया है, आप सबको पता, आपने कई बार देखा है, ट्राई इट योर सेल्फ। तो इसमें दिया हुआ ट्राई इट योर सेल्फ, आप यहीं की यहीं, यहाँ पे आप लिखिए और इसका आप आउटपुट देखिए। जैसे
आपने अपनी हेडिंग यहाँ चेंज कर दी, जब आप रन करेंगे तो उसका आउटपुट भी आ जाएगा। तो उसको आपको पता चल गया कि H1 टैग से क्या हो रहा है, हेडिंग हो रहा है, पैराग्राफ से क्या हो रहा है, पैराग्राफ आ रहा है। तो सबको एक बार तो ये बेसिक एलिमेंट देखनी है, H1 से H6, ठीक है, पैराग्राफ, हाइपरलिंक। मैं भी ये सब आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा, लेकिन एक एक बार सीधे सीधे करके ना, कि हाइपरलिंक कहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है, फोटो कैसे दिखानी है। बहुत से लोगों को पता है फोटो कैसे दिखानी है। फोटो दिखाने के लिए क्या होता है, IMG SRC। बटन कैसे बनेगा, वही बटन जो हम जावा के स्टैंडर्ड एडिशन बनाते थे। लिस्ट कैसे बनेगी, लिस्ट कुछ भी हो सकती है। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन में, ये भी एक लिस्ट है। इसको हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कैसे भी दिखा सकते हैं लिस्ट को। लिस्ट का कलर, फॉन्ट, ये कुछ भी चेंज किया जा सकता है। मैं आपको जो बताऊंगा HTML CSS, ठीक है, लेकिन जो अच्छी वेबसाइट बनती है उसके लिए हमको एक और चीज पढ़नी पड़ेगी, उसका नाम है बूटस्ट्रैप और jQuery। आज अपनी डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड ऐड हो रहे हैं सबके में, तो हमको क्या क्या सीखना पड़ेगा HTML CSS के साथ, बूटस्ट्रैप और jQuery। अब बूटस्ट्रैप और jQuery क्यों सीखना है, देखिए यहाँ लिखा भी है बूटस्ट्रैप। अभी मैं कलर की बात कर रहा था, कलर की, तो आपने कलर सेट किया, कोई भी एक कलर, तो हो सकता है कि वो कलर आपको आज पसंद आए, या आपको यही समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा कलर मैं लूं। तो कलर भी अच्छे अच्छे बने बनाए मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपने रेड ग्रीन ब्लू ले लिया जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आपको पहले से बने बनाए आपको बहुत सारी क्या मिल जाएगी, लाइब्रेरी जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में। ये जो हम यूज करते रहेंगे, सब बहुत इजी है, सबको बता दूं बहुत इजी है। मतलब कट कॉपी पेस्ट का एक खेल है, वो आपको समझना है। हाँ, लेकिन जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग होगी जावा की, वो कोड तो आपको पूरा लिखना ही है। डिजाइनिंग तो कट कॉपी पेस्ट का ही दूसरा नाम है। जैसे लाइन आपको चाहिए तो आप HR एक लाइन ले सकते हो, हॉरिजॉन्टल रूलर लाइन, विड्थ वगैरह सेट कर सकते हैं। आप सबको पता है, आप एक नीचे लाइन पे आना तो BR यूज करते हैं या लाइन ब्रेक यूज करते हैं। एक पेज से दूसरे पेज में लिंक करना हो, ये भी आपने कई बार खेला होगा। HREF करके हम क्या देते हैं, URL देते हैं। देख लूं क्या इंस्टॉल हो गया है क्या। ये देखिए, तो मेरा इक्लिप्स ID एंटरप्राइज जावा डेवलपर इंस्टॉल हो गया, ठीक है। इसको मैं लॉन्च करता हूँ, तो डेस्कटॉप पे दो अलग अलग शॉर्टकट बन गए होंगे, मैं ये भी बता दूं। ये देखिए, इक्लिप्स JEE है ना, एंटरप्राइज एडिशन, जावा EE एंटरप्राइज एडिशन अलग है, और जो इक्लिप्स जावा है वो एक आपका अलग है। ये कब कर रहे थे, जब स्टैंडर्ड एडिशन का, ये कब कर रहे हैं, जो आपका एंटरप्राइज एडिशन है। तो शॉर्टकट भी अलग अलग बन जाएंगे। आपको उसी वर्क स्पेस में लेना है तो उसी वर्क स्पेस में ले लीजिए, पर मैं क्या करता हूँ, एक सेपरेट फोल्डर देता हूँ। अंडरस्कोर वेब इसलिए लगा दिया कि अब मेरे जो भी प्रोजेक्ट मैं इसमें बनाऊंगा वो सारे मेरे कौन से रहेंगे, वेब वाले। सभी ध्यान रखिएगा, W3 स्कूल में एक बार HTML जो बेसिक ट्यूटोरियल है वो देख लेंगे। मैं तो आपको स्लाइड से ये जो जो मैंने लिखा है स्लाइड में, ये जितनी जरूरत मुझे पड़ती है वो सब मैं आपको बता दूंगा। IMG SRC है, ठीक है, ये सब लिस्ट है, ये सब का प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखा दूंगा। ये सिर्फ मेरी स्लाइड HTML की है, और ये तो बेसिक HTML है। आपको जो बेसिकली सीखना है, क्या सीखना है, देखिए HTML5। HTML5 लेटेस्ट HTML के टूल है। और मैं आपको इसमें एक और चीज बता दूं, एक मिनट बता रहा हूँ। ये देखिए, HTML एलिमेंट रिमूव्ड, HTML5 से ये टैग ही खत्म हो गए। आप जो फॉन्ट सोचते हैं, कलर सोचते हैं, एप्लेट सोचते हैं, वो सारे टैग अब नहीं चलते हैं। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज हो गई है। चलिए, ये इक्लिप्स मेरा ओपन हो गया, कौन सा, एंटरप्राइज एडिशन वाला। जब मैं फाइल में जाता हूँ तो देखिए यहाँ दे रहा है क्रिएट अ मार्विन प्रोजेक्ट। मार्विन को भी आपको सीखना है। अब ये मार्विन क्या है, अगर किसी को कोई आइडिया कुछ बता पाएगा।
बहुत से लोग जो गूगल करते हैं उन्होंने देखा होगा, बहुत मार्विन मार्विन वर्ड ये आता है। किसी को कोई आइडिया है मार्विन वर्ड क्या होता है? नहीं, अंकुर आपका क्वेश्चन है जावा स्क्रिप्ट से कंप्लीट वेब डिजाइनिंग करना भी पॉसिबल है। ये डिपेंड करता है ना कि जावा स्क्रिप्ट से आप करना क्या है। आप ऑनलाइन शॉपिंग पूरा जावा स्क्रिप्ट से नहीं बना पाएंगे। आप ऑनलाइन बैंकिंग या कोई भी ट्रांजेक्शन वेबसाइट सिर्फ जावा स्क्रिप्ट से नहीं बना पाएंगे। हाँ, जावा स्क्रिप्ट मतलब जब तक उसमें आप नोड जेएस, एंगुलर जेएस ये यूज नहीं करेंगे तब तक नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जो सिंपल जावा स्क्रिप्ट होती है वो सिर्फ क्लाइंट साइड की होती है, उसमें सर्वर का कोई रोल नहीं होता। सर्वर वाली जावा स्क्रिप्ट कौन सी आई है? अभी आई है, नोड जेएस, एंगुलर जेएस वो है, तो उनसे बन सकता है। मैंने लिखा था ना अभी, नोड जेएस या एंगुलर जेएस से भी बनाया सकता है। चलिए, कोई मुझे बता सकता है कि ये ये मार्विन प्रोजेक्ट क्या होता है? अब मैं आपको ये बता दूं, बहुत सारी थर्ड पार्टी आपको लाइब्रेरी मिलेंगी। अभी तक हम क्या करते थे, जब जावा स्विंग कर रहे थे तो इंपोर्ट करके लिखते थे जावा एक्स डॉट स्विंग, तो वो जावा एक्स डॉट स्विंग कहाँ यूज करता था? जावा एक्स डॉट स्विंग आपके मशीन पे ढूंढता था और आपकी मशीन की लाइब्रेरी से लेता था। अब मैं ऐसा कर सकता हूं कि मेरा प्रोजेक्ट थर्ड पार्टी रिपोजिटरीज, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को ले रहा है जो जावा का पार्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जावा की लाइब्रेरी तो यूज करेंगे ही करेंगे, और रन टाइम पे वो नेट से जाकर थर्ड पार्टी गिटहब की बहुत सारी अलग अलग वो है रिपोजिटरी को हमारे प्रोजेक्ट में क्या कर देगा, इंक्लूड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक वेब पेज बनाया जिसकी डिजाइनिंग मुझे पसंद नहीं आ रही, लेकिन एक अच्छी डिजाइनिंग की लाइब्रेरी मुझे गिटहब पे दिख रही है। तो गिटहब पे मुझे दिख रही है तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पे पेज का डिजाइनिंग वैसा हो जाए, तो मैं थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, इसको मार्विन प्रोजेक्ट बोलते हैं, वो अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकता हूँ। फिलहाल अभी आप एबीसीडी सीख रहे हैं, तो आपको क्या लेना है, सभी लोगों को ध्यान रखिए, क्रिएट अ डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट। डायनेमिक का मतलब क्या है, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक वेबसाइट का मतलब है जिसमें कभी कुछ नहीं बदलता। जैसे किसी ने मेरे से बोल दिया कि यार स्कूल की वेबसाइट बना दो, ये स्कूल की गैलरी है, ये स्कूल की प्रिंसिपल है, ये स्कूल की फैकल्टी है, बोले कभी कुछ चेंज नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगा, HTML जावास्क्रिप्ट से पूरी वेबसाइट बना दूंगा। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, स्कूल में एक नोटिस का ऑप्शन होना चाहिए, एडमिन नोटिस देगा और जो भी नोटिस देगा वो वेबसाइट के फर्स्ट पेज में आना चाहिए। तो वो स्टैटिक वेबसाइट का पार्ट नहीं है, वो किसका पार्ट है, डायनेमिक वेबसाइट। जैसे ही मैं डायनेमिक वेबसाइट लेता हूँ, है ना, लास्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे ही मैं डायनेमिक वेबसाइट लेता हूँ तो मुझसे क्या मांग रहा है, देखिए, टारगेट रन टाइम। या तो मेरे पास खुद खुद का HTTP डोमेन मैंने खरीद लिया हो तो मैं वहां टारगेट दे दूं, और अगर वो नहीं है तो मैं अपने ही मशीन को क्या बना लूंगा, वर्चुअल सर्वर बना लूंगा। तो ये देखिए, तो ये देख लूं पहले कि मेरा इक्लिप्स डाउनलोड, हाँ ये देखिए, इक्लिप्स मेरा डाउनलोड हो गया, इक्लिप्स मेरा डाउनलोड हो गया। इसको मैं एक्सट्रैक्ट करा लेता हूँ। ये मैं एक्सट्रैक्ट करा रहा हूँ, मैं इसको सी ड्राइव में ही एक्सट्रैक्ट करा लेता हूँ। सी ड्राइव में ही एक्सट्रैक्ट करा लेता हूँ। तो अपाची सर्वर अलग से डाउनलोड होगा, ये एक अलग से थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है। कोई जरूरी नहीं कि हम अपाची टॉमकैट ही लें, अपाची टॉमकैट बहुत लाइट वेट है, लेकिन आप नेट पे जावा के लिए वेब सर्वर ढूंढेंगे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, जैसे ग्लासफिश, वेब लॉजिक। ये सी ड्राइव में ये डाउनलोड हो गया, अपाची टॉमकैट, ये अपाची टॉमकैट, ये पूरा है। आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना है, तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि जब आपने क्या लिया फिर से देख लीजिए, क्रिएट अ डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट, तो ये पूछ रहा है टारगेट रन टाइम, यहाँ से हम लेंगे न्यू रन टाइम, है ना। यहाँ पे कोडिंग सब डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सब चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, कोड का पार्ट भी उतना ही है, कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट भी उतना ही है। न्यू रन टाइम, तो ये पूछा आपने कौन सा अपाची लिया है, तो आप सबको पता है मैंने कौन सा लिया है, अपाची 10, नहीं, कौन सा लिया है, अपाची 9। क्रिएट अ न्यू लोकल सर्वर, तो ये पूछ रहा है कि टॉमकैट की इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी कहाँ है। तो अभी आपने टॉमकैट को एक्सट्रैक्ट कराया, कहाँ कराया, ब्राउज सी, ये हमारी डायरेक्टरी है, सिलेक्ट फोल्डर, ये आ गया।
और फिनिश। ये देखिए ऑटोमेटिकली उसने क्या ले लिया, अपाची टॉमकैट वर्जन 9.0। अब ये पूछ रहे प्रोजेक्ट का नाम, तो मैंने लिखा माय फर्स्ट वेब ऐप, है ना। प्रोजेक्ट का नाम क्या दिया, माय फर्स्ट वेब ऐप अपाची टॉमकैट। नेक्स्ट किया, सब लोग देख लीजिए अच्छे से, यहाँ कहीं कुछ नहीं करना है, सीधे नेक्स्ट करते आइए। यहाँ भी कहीं कुछ नहीं करना है, इन सब का क्या मीनिंग अभी आपको जल्दी समझ में आएगा। फिनिश, ये आपका प्रोजेक्ट बन गया। प्रोजेक्ट पे मैंने राइट क्लिक किया, प्रोजेक्ट पे मैंने राइट क्लिक किया, न्यू, न्यू में देखिए क्या क्या आ रहा है, HTML फाइल, GSP फाइल, है ना। आज के लिए अगर ज्यादा हो जाए तो बता दिएगा। मैं एक बार लेता हूँ HTML फाइल। जितनी भी HTML फाइल बनेंगी एक स्पेशल फोल्डर ध्यान रखिएगा, वेब कंटेंट, वेब कंटेंट जो यूजर को दिखाना है। जितनी भी HTML फाइल बनेंगी वो वेब कंटेंट के अंदर ही बनेंगी और कहीं नहीं बनेंगी। तो मैंने इसमें लिखा फर्स्ट, नेक्स्ट। ये पूछा कौन सा HTML स्टैंडर्ड लिखोगे, तो लेटेस्ट HTML कौन सा चल रहा है आपका, HTML5। कैसे पहचानते हैं कि वो HTML5 का है कि नहीं है, अगर ऊपर डॉक टाइप HTML लिखा है मतलब ये पेज का एक स्टैंडर्ड है जिसको हम क्या बोलेंगे, HTML फाइल। गूगल क्रोम वगैरह तो पुरानी वेबसाइट को अब चलाते ही नहीं है जो 10 साल पहले बनी थी। क्यों, क्योंकि पुरानी वेबसाइट के टैग वगैरह चलना ही बंद हो गए। ये आ गया मेरा, ठीक। अब ये क्या पूछ रहा है, हेड, ये क्या पूछ रहा है, बॉडी। अब मैंने यहाँ अगर ऐसा लिखा, आप सबको पता है H1, ठीक है, माय फर्स्ट वेबसाइट, ठीक। इसका फॉन्ट भी अभी चेंज कर देता हूँ और इसमें ऐसा लिखता हूँ ए होता है एंकर टैग, एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए। HREF होता है हाइपर रेफरेंस, तो मैंने लिखा हाइपर रेफरेंस HTTP www. पूरा URL देना होगा google.co.in और इसके क्लोजिंग में लिख दिया गूगल। ये मैंने बोला नेक्स्ट लाइन पे आना चाहिए या एक पैराग्राफ, तो मैंने क्या लगाया P। ये मैंने सेव किया और यहीं कहीं देखिए ये रन का ऑप्शन है, रन। जैसे ही रन पे क्लिक किया तो ये पूछ रहा है सर्वर कहाँ है, क्योंकि HTTP भी लिखना है। स्टॉप क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अभी तक हमने रन ही नहीं किया। ऑलवेज यूज दिस सर्वर व्हेन रनिंग दिस प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, फिनिश। फर्स्ट टाइम ये टाइम लेगा, फर्स्ट टाइम इसलिए लेगा क्योंकि सर्वर बंद है, तो पहले तो सर्वर को ऑन होना होगा और फिर मेरी वेबसाइट को क्या करना होगा, डिस्प्ले करना होगा। जब तक ये लोड हो रहा है, सॉरी मैं कुछ कर भी नहीं सकता, ये चलता ही रहेगा। यूजर ऑपरेशन इज वेटिंग, मतलब मेरा जो कोड है उसको वेटिंग, लेकिन ये क्या कर रहा है, अभी देखिए download.oracle.com, तो बहुत सी क्या कर रहा है, रिपोजिटरीज, बहुत सारी लाइब्रेरी को क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है, इसलिए वो क्या कर रहा है। अभी जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मेरे मशीन पे वेब ब्राउजर ओपन होगा और मेरे मशीन का वेब ब्राउजर मुझे किसका आउटपुट दे देगा, इस पेज का। तो फिलहाल आज इतना ही रखते हैं। इन शॉर्ट आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है। क्या क्या करना है, एक तो ये इक्लिप्स ई वाला इंस्टॉल करना है, सभी लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा आपको क्या डाउनलोड करना है, अपाची टॉमकैट, और उसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है। तीसरा आपको काम क्या करना है, अपाची टॉमकैट को इस फर्स्ट वेब में ऐड करा के इतना लिखना है, ये जो आपको दिख रहा है इतना आपको लिखना है और रन पे दिखना है। ये आपका काम है जो आप मुश्किल से आधे घंटे में कर लेंगे। उसके बाद आप सभी को ध्यान रखिएगा, W3 स्कूल पे जाना है और बेसिक बेसिक आप जितने टैग देख सकते हैं, जैसे पैराग्राफ के हैं, पैराग्राफ P है,
तो आप ये टैग देख सकते हैं, ट्राई इट योरसेल्फ। ये सब कुछ आप नेक्स्ट क्लास मतलब वेडनेसडे की क्लास के लिए इतना करके रखिएगा, है ना। आप जितने अच्छे टैग देख के जाएंगे उतना इजी आपको समझने में और मुझे समझाने में होगा। जैसे ये पैराग्राफ टैग है, आपको कुछ लग रहा है पैराग्राफ कैसे करना है, ट्राई इट योरसेल्फ। तो आज इतने ही रखते हैं, ये इसको टाइम लेगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम रन हो रहा है। बहुत सारी लाइब्रेरी वो सर्वर से क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है। कोई क्वेश्चन है आज के तो बता दिए। किसी के कोई क्वेश्चन हो अगर? ओह, सच्ची मैंने अभी देखा मैक्सिमाइज करने के लिए लिखा था आपने। अभी वो मैक्सिमाइज करने के लिए मुझे